हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके गुण क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम बात स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, बताया था थोड़ा सा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। अगर हम तरंग दैर्घ्य को, यानी कि उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य जो है उनको तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, या आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आवर्ती के क्रम में या तरंग दैर्घ्य क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाए, तो व्यवस्थित करने पर जो क्रम हमें मिलता है इसी को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हम दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करें, जिसको हमें दिखाई देता है, हम चारों तरफ देखते हैं प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश में अगर हम देखें तो प्रकाश में लाल रंग से लेकर बैंगनी तक सभी रंग होते हैं और सबकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपने क्या होगा देखा होगा कि अगर हम कोई प्रिज्म ले, प्रिज्म के अंदर से श्वेत प्रकाश गुजारे, यानी कि सूरज का प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश अगर हम इससे गुजारते हैं तो ये अलग अलग रंगों के सात रंगों में, अलग अलग पट्टियों में 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसको आप कहते हैं विबज्योर, जिसको कहते हैं VIBGYOR, विबज्योर कहते हैं। अब इसमें यहां देख रहे हैं कि बैंगनी से लेकर लाल रंग सभी, बैंगनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। और यहां रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी हमारा इसमें सबसे नीचे होता है। अब ये हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम के बाद में इससे आगे अगर सूर्य के प्रकाश को हम देखें, इसके आगे और इसके नीचे, यानी कि इससे कम तरंगदैर्घ्य और इससे अधिक तरंगदैर्घ्य में और भी स्पेक्ट्रम होते हैं जिन्हें हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसे ऊपर वाले भाग की, तो लाल रंग से ऊपर वाले भाग की, तो ये हमारा जो तरंगदैर्घ्य होता है ये कहलाता है हमारा अवरक्त स्पेक्ट्रम कहलाता है इसके ऊपर। और अगर नीचे वाले भाग की बात करें तो नीचे वाला भाग हमारा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब अगर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग इनके स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग नाम दिए, अलग अलग हमने स्पेक्ट्रम बांटा है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनकी आवृत्ति कितनी होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, उनको कैसे उत्पाद करते हैं और उनका लाभ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे की बात करें हम, नंबर 1 रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ये उत्पन्न कैसे होती है रेडियो तरंगे। देखो, रेडियो तरंगों का जो उत्सर्जन होता है आवेशित कणों के दोलनों के द्वारा होता है। जब आवेशित कण कोई दोलन करता है तो उसके दोलन से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको हम रेडियो तरंगे कहते हैं। और इनकी आवृत्ति जो होती है 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज से होती है। 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। ओके, आवृत्ति जैसे 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। अब इनका उपयोग हम कहां करते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन के 530 किलोहर्ट्ज से हम 1710 किलोहर्ट्ज की तरंगों का उपयोग होता है आयाम मॉड्यूलेशन में। जो हमारा आयाम मॉड्यूलेशन होता है जो हम प्रसारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें 530 किलोहर्ट्ज से 1710 मेगाहर्ट्ज तक का उपयोग होता है। अब इनका उपयोग कहां पर करते हैं, पृथ्वी की सतह पर संचरण के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे हम प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं, सूचनाएं भेजते हैं, तो उनको संचरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा टीवी है, टीवी के लिए 50 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा टीवी है, जब टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आवृत्ति कितनी होती है, उनकी आवृत्ति होती है 50 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। अब आवर्ती मॉड्यूलेशन में
जो हम प्रयोग करते हैं वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। और जो अति उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं यूएचएफ, अब देखो यूएचएफ अति उच्च आवृत्ति यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वीएचएफ, आपने लिखा होगा वीएचएफ, टीवी के पीछे लिखा देखा होगा वीएचएफ और यूएचएफ। तो यूएचएफ का मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वीएचएफ का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी अति उच्च आवृत्ति होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेलुलर फोन में। जो आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से आप नेट का इस्तेमाल करते हैं और कॉल रिसीव और कॉल सेंड करते हैं, बाकी सारे काम मोबाइल के द्वारा। तो इसमें जो तरंगे इस्तेमाल होती है वो रेडियो तरंगे होती हैं और इनकी आवृत्ति कितनी बताइए आपको, इनकी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, उसके बाद हम आप अगला पढ़ते हैं माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे क्या होती है। ये तो बात हुई रेडियो तरंगों की। अब बात करते हैं माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे क्या होती है। माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगे या इनका नाम सूक्ष्म तरंगे भी है, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स इनका इस्तेमाल कैसे होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इनका माइक्रोवेव्स का हम बात करें तो निर्वात नलिकाएं, निर्वात नलिकाएं, निर्वात नलिकाओं में जो वैद्युत विसर्जन होता है, निर्वात नलिकाएं होती है हमारी, ठीक है। निर्वात, इसमें वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है, कोई भी अंदर गैस या कोई माध्यम उत्पन्न नहीं होता। इसके द्वारा हम सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। अगर मैं आवृत्ति की बात करूं, इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है इनकी आवृत्ति, ठीक है। ये हमारी माइक्रो तरंगे होती है, आवृत्ति इनकी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। अब इनके उपयोग की बात करें हम वायुयान उड़ाते हैं। अब वायुयान उड़ाने के लिए हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता है, बल्कि वहां रडार के द्वारा उसको मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जहां हमारे स्टेशन होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, वहां से रडार के द्वारा उसको संचालित किया जाता है, उसको भेजा जाता है, सूचनाएं भेजी जाती हैं। और उनमें हम क्या करते हैं, उनके हम इसका सूक्ष्म माइक्रो तरंगों का सूक्ष्म इस्तेमाल करते हैं। पहले तरंगें भेजी जाती हैं, भेजने के बाद वापस लौटते हैं, सिग्नल प्राप्त करते हैं और स्क्रीन पर हम उसको वहां डायरेक्शंस देते रहते हैं और वो स्क्रीन पर डायरेक्शन देखता रहता है कि उसको किधर से जाना है, ठीक है। दूसरा आजकल चल रहा है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो खाने को गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव ओवन हमारा इस तरह होता है, वो अभी आएगा आगे। माइक्रोवेव ओवन किसे कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन। इसमें हम खाने को एक बर्तन के अंदर करके इसके अंदर रख देते हैं और बटन दबाते हैं, बिजली चालू करते हैं विद्युत, और इसमें हमारा खाना गर्म हो जाता है। तो इसमें माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है खाने को गर्म करने में। वैसे अब किसका, ऊष्मा का इस्तेमाल करते थे खाने को गर्म करने में, लेकिन यहां पर माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, परमाणुओं और अणुओं की संरचना ज्ञात करने में, यानी कि परमाणु और अणु किस प्रकार किसी पदार्थ के अंदर बंधे होते हैं, उनकी संरचना ज्ञात करने में हमारा इसका अध्ययन किया जाता है माइक्रो तरंगों का। दूसरा, आप देखते हैं रोड पर वाहन चलते हैं, स्पीडोमीटर लगे होते हैं जगह जगह, वहां गति नियंत्रित होती है, यानी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गति सीमा लिखी होती है कि गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आजकल जो हाईवे बन रहे हैं उन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी हम अलाउ करते हैं। तो वहां वो उसको चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। उसकी स्पीड को, क्रिकेट की गेंद आप देखते हैं, क्रिकेट में जो जब गेंद फेंकता है बॉलर, तो एकदम से स्क्रीन पे उसकी स्पीड बता दी जाती है कि इसने गेंद जो है 140 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से फेंकी, या 150 से फेंकी, या 160 से फेंकी। बहुत सारे बॉलर जो है 160 तक फेंक देते हैं, 160 किलोमीटर हाई, और 130 है, 100 है, क्या स्पीड है। तो उसको चेक करने के लिए भी हम माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो गेंद की स्पीड और ये चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड वेव्स। अगला हमारा टॉपिक है अवरक्त विकिरण।
अवरक्त विकिरण, विकिरण, इंफ्रारेड व्यूज, इंफ्रारेड व्यूज, अवरक्त विकिरण, ये कौन सी होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है? देखो, अवरक्त विकिरण जो उत्पन्न होता है वो ऊष्मीय ऊष्मा से उत्पन्न होता है। जब हम किसी पदार्थ को, वस्तु को हम गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जब वस्तु को लाल तप्त गर्म करते हैं तो लाल तप्त हो जाती है, और जो लाल तप्त होने पर वो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको हम ऊष्मीय तरंगे या अवरक्त विकिरण कहते हैं। ये ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती है क्योंकि ऊष्मा से उत्पन्न होती है। अगर इनकी भेदन क्षमता की बात करें तो इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, और इनकी आवृत्ति 3 गुणा 10⁻11 हर्ट्ज से, आवृत्ति की बात करें इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 3 गुणा 10⁻11 हर्ट्ज से 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। कितनी? 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। 3 गुणा 10⁻11 हर्ट्ज से 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इनको इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण कहते हैं। क्या नाम इनका? अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड कहते हैं। अब इनका उपयोग कहां कहां पर करते हैं? ठीक है, तो इनका सबसे पहला उपयोग होता है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में ऑपरेशंस के अंदर, जैसे वो हम कहते कांटा चीर के ऑपरेशन ना करें, अंदर उसका ऑपरेशन किया जाता है, उस चीज पर वो किरणें डाली जाती हैं और उसको डैमेज करके फिर उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, सेना में उपयोग आने वाले उपकरणों में, जितने सेना में उपकरण का उपयोग करते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी करने में, जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने में, यानी कि पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि अब वहां बात, इससे कैसे अनुमान लगाते हैं? मान लीजिए कोई हवा चल रही है दूर और हमें पता कि हवा यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो समय बता दिया जाता है कि इतने तूफान आने वाला है या हवा आने वाली है। इसी तरह बादलों की स्पीड मालूम करके, तो बादल किस कंडीशंस में कहाँ तक पहुंचेगा और कहाँ जाके बरसेगा, उसकी स्थिति का पता लगा लिया जाता है। फलों को सुखाने के लिए, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, तो जो फल पहले गीले होते हैं तो नमी होती है उनमें, जब उनको सुखाया जाता है ड्राई फ्रूट्स को, फलों को सुखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सौर हीटर, सौर सेल तथा सौर कुकर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारी अवरक्त विकिरण। अब इसके बाद करते हैं दृश्य विकिरण की बात में। दृश्य विकिरण कौन सा होता है? अब देखिए, जितनी वस्तुएं हम देखते हैं, हम चारों तरफ मनुष्य, जीव जंतु, इन सारी वस्तुओं को देखते हैं, ये विजिबल है हमारे लिए। तो ये विजिबल किस कारण होती है? ये हमारे दृश्य विकिरण के कारण होती है। अगर इनकी मैं तरंगदैर्घ्य की बात करूं तो इनकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। और अगर आवृत्ति परास की बात करें तो इनकी 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है इनकी आवृत्ति। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती हैं। ये उत्पन्न कैसे होती हैं? कोई भी दीप्त स्रोत वो हमारा दृश्य विकिरण को उत्पन्न करता है। सबसे मेन स्रोत हमारा सूरज है, सूरज से उत्पन्न होती है। अब सूरज में तो सभी प्रकार के होते हैं, अवरक्त भी होती हैं, सूक्ष्म तरंगे भी होती हैं, और ये विकिरण भी, सारे विकिरण उसमें सूरज में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दृश्य विकिरण कैसे हमारे दीप्त वस्तु से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इनका उपयोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो सबसे पहला उपयोग तो यही है कि जितनी सारी चीजें विजिबल हैं, इन चीजों को हम देखने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खानों की खोज में, जो हमारी बड़ी बड़ी खाने होती हैं, अंधेरे में होती हैं, नीचे वहां प्रकाश प्रोड्यूस करके उनको अध्ययन किया देखा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में, यानी कि जब हमें दिखाई नहीं देंगे तो कैसे हम किस जीव जंतु खोज करेंगे? तो विजिबल होने के बाद में वो चीज़ हमें दिखाई देती है और उनकी खोज में वो किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पराबैंगनी विकिरणें की। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट वेव्स, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट वेव्स,
पराबैंगनी किरणें क्या होती है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखिए, पराबैंगनी किरणों का जो उत्सर्जन होता है या उत्पन्न होती है, अगर हमारी कोई वस्तु बहुत ज्यादा तप्त है, बहुत ऊंचे ताप पर है, ठीक है, जैसे हमारा सूरज है, तो जो बहुत ऊंचे ताप पर होती है तो उससे हमारी ये पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न होती है। पर जैसे सूर्य है, सूर्य से हमें पराबैंगनी विकिरण मिलता है, ठीक है। अब ये पराबैंगनी विकिरण जब अगर पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर नुकसान दे सकता है, खतरनाक होता है। इसलिए क्या होता है, एक हमारी ओजोन परत है पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर कई सौ किलोमीटर ऊपर हमारी ओजोन परत है। वो ओजोन परत जो है सूर्य से उत्पन्न जो हमारा पराबैंगनी विकिरण है उसको रोक लेती है और खतरनाक होने से बचाती है। अगर मैं इनकी आवृत्ति की बात करूं तो इनकी आवृत्ति होती है 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 10 की पावर 17 हर्ट्ज तक। अगर आवर्ती परिसर की बात करें कि 10 की पावर 14 हर्ट्ज से 10 की पावर 17 हर्ट्ज तक इनकी आवर्ती परिसर होती है, ठीक है। तो ये इनकी आवर्ती परिसर होती है, ओके। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है पराबैंगनी के, ये जो हमारे चोरों से सुरक्षा के लिए अलार्म के रूप में किया जाता है, क्योंकि विजिबल तो होती नहीं, तो ये चोरों से सुरक्षा के लिए अलार्म में, यानी कि इनको इधर हमारी सेल लगी है, इधर से हमारे ये वो पराबैंगनी विकिरण डाला जा रहा है इस पर। अब जैसे ही कोई व्यक्ति इसके आगे आएगा या गुजरेगा इससे तो फौरन कट हो जाएगा और अलार्म जो है बज उठता है। जो जहां पर तिजोरियां लगी होती है बैंकों के अंदर या कहीं पर भी, उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। अगला, खनिजों के पृथ्वीदर्श की जांच में, जो हमारे खनिज पदार्थ निकलते हैं पृथ्वी से उनकी जांच में अध्ययन किया जाता है। अणुओं की संरचना में, यानी कि जो हमारे अणु हैं उनकी संरचना का अध्ययन करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने में, जो जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा का उपकरण में, चिकित्सा उपकरण होते हैं हमारे, उनको शुद्ध रखने में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। तो चिकित्सा उपकरण, जो हमारे सारे चिकित्सा उपकरण हैं, जो हमारे ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जितने भी मेडिकल लाइन होते हैं, सबको उनको शुद्ध रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद करते हैं बात हम एक्स किरणें की। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? एक्स किरणों का आविष्कार रोजन ने किया था। एक वैज्ञानिक हुए रोजन। एक्स किरणें या एक्स रेज, इनका आविष्कार किया था रोजन वैज्ञानिक ने। रोजन वैज्ञानिक कैसे किया था कि जब कोई तीर वेग से चलने वाली कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु भार या उच्च द्रव्यमान वाली धातु के से टकराती हैं, माने तीर वेग से चलने वाली कैथोड किरणें हैं हमारी, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये किसी उच्च परमाणु भार वाली धातु, उच्च गलनांक वाली धातु से टकराते हैं तो इनसे एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं, उन किरणों को एक्स किरणें कहते हैं। ये इनका प्रोडक्शन होता है कैथोड किरणों से, उच्च परमाणु भार वाली टकराती हैं तो उससे उत्पन्न होती हैं। और एक्स किरणों के उत्पादन से ही जो मेडिकल साइंस में एकदम से क्रांति आ गई, ठीक है। अब क्या उपयोग किया था इसमें? इसकी आवर्ती परिसर की हम बात करें तो आवर्ती होती है 4 गुणा 10 की पावर 16 से 4 गुणा 10 की पावर 16 हर्ट्ज से 3 गुणा 10 की पावर 21 हर्ट्ज तक। इसकी अगर आवर्ती रेंज की बात करें तो 4 गुणा 10 की पावर 16 हर्ट्ज से 3 गुणा 10 की पावर 21 हर्ट्ज तक इसकी आवर्ती होती है, ओके। इसका उपयोग क्या होता है? सबसे बड़ा उपयोग इसका चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। कहीं शरीर के अंदर हड्डी टूट जाए तो हड्डी का टूटने पर उसका पता लगाने में अपने एक्सरे करते हैं, जाके अब डॉक्टर के एक्सरे कराते हैं, हड्डी कहीं से टूट जाए तो हड्डी कहाँ पर टूटी है उसका हम पता लगा लेते हैं। दूसरा, शरीर के अंदर कोई छर्रा घुस जाए तो उसका हम पता लगा देते हैं कि वो कहाँ पर है। शरीर के रोग युक्त भागों में जो रोग, पथरी इत्यादि को भी हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर पथरी है, तो इस एक्सरे के द्वारा हम शरीर की पूरी की जांच हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग में इसका उपयोग क्या होता है? बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। जब पुल बन गया, उसकी शेप बन गई तो उसके अंदर क्या है तो पता नहीं लग पाता, उसके अंदर दरार है नहीं है। लोहे का हमने पुल बना दिया, लोहे का गार्डर बना दिया बहुत बड़ा, अब उसके अंदर कोई बबल्स तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं है,
उसका पता लगाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग की जांच करने में किया जाता है कि दो हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं, अगर दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं वेल्डिंग के द्वारा, तो जोड़ने पर ये ठीक ठाक से जुड़ी है नहीं है या इनके बीच में खाली रह गई है, उसका पता लगाने में भी एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रो स्टेशन पर धातु विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने में कि वहाँ धातु विस्फोटक पदार्थ है कि नहीं है लगा दिए, तो इसका हमें पता लगता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च होती है उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगला है हमारा गामा किरणें। गामा किरणें, तो गामा किरणें लास्ट इसमें हमारा गामा किरणें, गामा रेस, गामा रेस या गामा किरणें। अब जानते हैं गामा किरणें कहां से उत्पन्न होती हैं। रेडियो एक्टिव, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव का नियम प्रतिपादित किया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं कि एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जैसे रेडियम, यूरेनियम, ये एक प्रकार की अजस्त्र किरणें स्वतः ही उत्सर्जित करते रहते हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। 3 प्रकार की अल्फा, बीटा, गामा किरणें होती हैं। तो ये गामा किरणें जो होती हैं ये रेडियो एक्टिव विकिरण से उत्पन्न होती हैं। जो रेडियो एक्टिव विकिरण होता है उसके कारण उत्पन्न होती हैं, उसके केंद्र से उत्पन्न होती हैं। इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। अगर मैं इनकी आवृत्ति की बात करूं तो इनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की पावर 8 से 5 गुणा 10 की पावर 22, 3 गुणा 10 की पावर 8 हर्ट्ज से 5 गुणा 10 की पावर 22 हर्ट्ज तक होती है। इनकी आवृत्ति की बात करें तो 3 गुणा 10 की पावर हर्ट्ज से 5 गुणा 10 की पावर 22 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं गामा किरणों का। सबसे पहला उपयोग तो नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में होता है। जो हमारी नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, नाभिक के अंदर जो अभिक्रिया होती है उनको उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर ट्यूमर, कहीं पर कैंसर ट्यूमर उसकी रेडियोथेरेपी की जाती है, यानी कि उसकी सिकाई की जाती है। जो रुग्ण सेल उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर उस पर डालकर उनको नष्ट किया जाता है, तो इसके द्वारा इस पर गामा किरणों का उत्पन्न किया जाता है। खाद्य क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट किया जाता है और परमाणु की संरचना में भी इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं माइक्रोवेव की बात करूं, जिस हमने पहले बताया माइक्रोवेव किसे कहते हैं। माइक्रोवेव एक प्रकार हमारा यंत्र है जिसके द्वारा हम खाने को गर्म करते हैं। खाने को गर्म कैसे किया जाता है, इसमें माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो तरंगों, ये हमारा एक बर्तन होता है इस प्रकार का, ये बर्तन होता है। ठीक है, इस बर्तन के अंदर यहाँ पर गेट लगा होता है, इसके अंदर इसको खोल के माइक्रो तरंगे इसके अंदर उत्पन्न की जाती हैं और इसके अंदर एक विशेष प्रकार के बर्तन होते हैं इसके माइक्रो तरंगों के लिए, उनके अंदर खाने को रख दिया जाता है और माइक्रो तरंग चालू की जाती है, तो इसमें से माइक्रो तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये माइक्रो तरंगे सीधे जल के अणुओं से टकराकर उनको ऊष्मा उत्पन्न करती है, उनको ऊर्जा देती है और ऊष्मा उत्पन्न होने पर वो हमारा खाना गर्म हो जाता है। तो इस तरह हम खाने को गर्म करते हैं माइक्रोवेव के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें। अब कल हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।